हेलो एंड वेलकम टू अदिति ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की बुक टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और इसमें चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1991। ठीक है, सो ये चैप्टर हम आज पढ़ते हैं। और उसको इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे हम और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, तो उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए थे अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। उसमें हम डिफरेंट मॉडल देखेंगे, इकोनॉमी के कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है और इंडिया ने कौन सा मॉडल अडोप्ट किया था। उसके बाद क्या हम सक्सेसफुल हो पाए थे इस जो मॉडल हमने अडोप्ट किया था अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो, हम बात करें इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद से हमारे सामने कौन कौन से इकोनॉमी, अलग अलग तरह के इकोनॉमी जो था, जिसको देख के हमने डिसाइड किया कि हम किस तरह के इकोनॉमी को किस तरह के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दे आर कॉल्ड कैपिटलिस्ट, then socialist, and finally mixed economy. So let us first understand what is capitalist economy. It is an economic system in which major economic decision, that is what to produce, how to produce and for whom to produce, are left to the free play of market forces of demand and supply. ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइजें बढ़ जाएंगे, और अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइजें घट जाएंगे, और उसके हिसाब से एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। ठीक है, सो देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है। आमतौर पे दूसरा मॉडल होता है सोशलिस्ट, उसमें सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है, यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट होते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड पॉइंट है, आर टेकन विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोटिव इज द मेन कंसर्न। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप हो गया, प्रॉफिट मोटिव हो गया, और फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि डिपेंड करता है मार्केट में क्या प्राइस है, उसके हिसाब से चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर, दैट इज एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनता है वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए नहीं कि लोगों की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि लोग डिपेंड करता है परचेसिंग पावर के ऊपर। अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर होगा, पैसा होगा तो वो लोग खरीदेंगे, इनकम होगा तो लोग खरीदेंगे, और इनकम नहीं होगा तो दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सच गुड्स। सो इस तरह से ये कुछ फीचर्स है कैपिटलिस्ट सिस्टम के, जो कि उस समय यूएसए या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फॉलो किया करते थे। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा क्या है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम क्या है। सोशलिस्ट सिस्टम इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन अप बाय गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशलिस्ट सिस्टम हम देखते हैं कि जो मेजर डिसीजन होता है कि हम क्या बनाएं, कंट्री क्या बनाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और दूसरी बात है कि ये कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो अगर पार्क बनाता है गवर्नमेंट तो सबके लिए यूज होगा, सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव इंटरेस्ट। सो इस तरह का डिसीजन जो होता है गवर्नमेंट लेता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। दूसरा पॉइंट है कि सोशलिस्ट सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, सब कुछ स्टेट का होता है, कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं होता है। फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन एवरीथिंग is owned by everything is manufactured by state only. Land, building, industry, agricultural land, everything belong to state. So for example in China most of the economic activities are governed by state. ज़्यादातर मतलब 90% इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या बनाना है, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है।
तो ये दो हमारे पास मॉडल था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो। और थर्ड मॉडल जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी, देयर इज गवर्नमेंट एंड द मार्केट फोर्सेस टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब वो ऐसा इकोनॉमी होता है जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं और दोनों मिल के डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है। सो अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक ही समय। In mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce, as well as the government will provide essential goods and services which the market forces fail to do। देखो क्या होता है इसमें, मार्केट जो प्रोड्यूस कर सकता है, बेच सकता है, वो बेचता है, और जो मार्केट नहीं बना सकता है एट चीपर रेट और तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट वो सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको पता है कि एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, इवन प्राइवेट सेक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे वाटर सप्लाई गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट चीपर रेट बाय द गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं यहाँ पे, सो दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। एग्जाम्पल इंडिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडोप्ट किया था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज अ प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट टू यूज। प्लान मतलब हम प्लान करते हैं कि हम कैसे टाइम यूटिलाइज करें, उसी तरह से गवर्नमेंट प्लान करता है कि किस तरह से उसका रिसोर्सेज जो है उसको यूज़ किया जाए। इट शुड हैव सम स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल गोल। स्पेसिफिक मतलब हर प्लान का अपना एक गोल होता है। जैसे फर्स्ट 5 प्लान जो था एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी दिया था, तो ये उसका स्पेसिफिक गोल हो गया। और जनरल गोल जो होता है जो कि सारे प्लान के लिए कॉमन होता है, विच आर टू बी अचीव्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो इंडिया प्लान्स आर 5 ईयर प्लान। हमने इंडिया में 5 साल का प्लान अडॉप्ट किया है और इसीलिए इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। 1915 में इंडिया में प्लानिंग कमीशन, इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? With the prime minister as the chairman. So question can also be asked that who is the chairman of planning commission। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। whosoever is the prime minister will become the chairman automatically। the era of 5-year plan had begun। तो हमने 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान शुरू किया था। सो हम उसको आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि व्हाट आर द गोल ऑफ 5-year प्लान। गोल मतलब यहाँ पे हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात किया था कि स्पेसिफिक गोल होता है और एक जनरल गोल होता है। तो हम ये जो गोल की बात कर रहे हैं, जनरल गोल की बात कर रहे हैं, जनरल गोल। ठीक है। सो द गोल ऑफ 5-year प्लान आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये 4 गोल हैं, हम इसको पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विटी, एक्सप्लेन इक्विटी एज ए गोल ऑफ 5-year प्लान, 3 मार्क्स का। ग्रोथ एज ए गोल ऑफ 5-year प्लान। सो थोड़ा इफ़ यू नो लिटिल दैट इज नॉट एनफ, सो यू नीड टू प्रिपेयर ईच पॉइंट फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है। सो उतना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू कैन इजीली राइट। सो पहला हम ऑब्जेक्टिव देते हैं ग्रोथ। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देखो, अगर हम कैपेसिटी डेवलप करते हैं ज़्यादा बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। मान लो कि हम कोई भी चीज़ बना रहे थे, 100 बनाए थे लास्ट ईयर, इस ईयर 150 बना रहे हैं। सो इट मीन्स दैट पहले के मुकाबले हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है तो इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और इस तरह से कंट्री का ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब व्हेन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स इट एम्प्लाइज आइदर लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब होता है मशीनरी वगैरह ज़्यादा होना, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये सब ज़्यादा बनने को बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है। और या हम सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब होता है कि जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, MBA हो गया, ये अगर ज़्यादा होते हैं सो दे विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है। सो ये पॉइंट है, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम कैसे पता लगता है कि कोई कंट्री का में ग्रोथ हो रहा है? हम GDP के बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा GDP बढ़ रहा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट देयर इज ग्रोथ इन द कंट्री। इट इज तो GDP होता है क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री। नहीं है तो हमने पढ़ रखा है मैक्रो इकोनॉमी में इसको, GDP के बारे में। सो GDP इज ऑब्टेन्ड बाय द 3 सेक्टर। आपको पता है कि कोई भी कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और
प्राइमरी सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, मान लो कि 20% हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, मान लो 40 कर रहे हैं, तो 40 और 20 60 हो गया, और 40% यहाँ आ रहा है टर्सरी सेक्टर से। तो ये टोटल जो भी कंट्रीब्यूशन होता है तीनों सेक्टर का, उसको ऐड करके हम क्या निकालते हैं, जीडीपी। क्या हम ऐड करते हैं, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। सो ऑल दीज आर एडेड अप टू गेट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री, ठीक है। और अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं देयर इज ग्रोथ। जीडीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बता दिया मैंने। जब कंट्री लेस डेवलप होता है, ये एक हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जब कंट्री लेस डेवलप होता है तो ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय 85% लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे, और सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में बहुत कम लोग थे। सो उस समय इंडिया जो था अंडर डेवलप था, या डेवलपिंग कंट्री हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंट्री डेवलप होता है तो उस समय लोग जो होते हैं प्राइमरी से शिफ्ट होते हैं सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से शिफ्ट होते हैं टर्सरी में। और जब वो शिफ्ट होते हैं, जैसे कि मान लो आज ब्रिटेन है, ब्रिटेन में 5% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में है, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, तो ब्रिटेन डेवलप है। उसी तरह से इंडिया का पहले जो 85% लोग जो थे डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे, अब वो इट हैज़ कम डाउन टू 30%, 35%। सो इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग नाउ, एंड व्हेन द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर कम डाउन टू 5%, देन इंडिया विल ऑल्सो बी ए डेवलप कंट्री। सो ये है, ठीक है। सो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। दूसरा जो मैंने बताया ना कि हर एक पॉइंट 3 नंबर का आ सकता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको सारे पॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप 3 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, सेकंड पॉइंट है। सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स कि व्हाट इज द गोल, एक्सप्लेन द मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि जब हम नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो कि हम पहले पुराना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम हैंडमेड गुड्स बनाते थे, अब हमने मशीन खरीद लिया, तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर कैन प्रोड्यूस मोर बाई यूजिंग HYB सीड्स, ठीक है। सो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। अगर ऑर्डिनरी सीड यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कम होता है, और HYB सीड्स यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सिमिलरली फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस मोर बाई न्यू मशीन्स अगर एडॉप्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। यूजिंग HYB seeds, we can increase the production of agricultural product, and also we can produce more goods with the help of new machine also, ठीक है। सो ये है, नेक्स्ट है हमारा beside this is also means change in the social outlook, लोगों का नज़रिया बदलना, हाँ, इसको भी मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम मेन और वुमेन को इक्वल चांस दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आई मीन कैरियर चुनने के लिए, और कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। हमारा सोच बदलना, वुमेन को भी, गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल राइट देना पढ़ने में। सो ये हमारा सोच बदल रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आई मीन मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन कैन बी टेक्नोलॉजिकल और कैन बी चेंज इन द आउटलुक फॉर द बेटर फॉर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर सप्रेस्ड अर्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, अपने ऊपर निर्भर होना। तो देखो ये भी हमारा गोल था एक 5 ईयर प्लान का। सो प्लानिंग का, ए नेशन कैन प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री। हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, अपने कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। कैसे? चाहे तो हम अपना रिसोर्सेज यूज करें या हम बाहर से रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान मतलब फर्स्ट प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ प्लान तक हमने देखा ना कि हमने सिर्फ सेल्फ रिलायंस मतलब अपने ऊपर निर्भर थे, और अब हमने बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय हमने सोचा कि खुद ही गुड्स को बनाते हैं, विच मीन्स दैट अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया। जो हम इंडिया में बना सकते हो इंडिया में बनाएंगे, और जो चीज़ हम नहीं बना सकते हैं ओनली दैट product will be imported from other country. This policy was important in order to reduce our dependence on foreign countries. तो क्यों जरूरत है हमें बाहर से नहीं मंगाना और अपने देश में बनाना, वो चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े, स्पेशली फॉर फूड। तो हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश किया थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्दर इट वाज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया फ्रीडम वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस। हमें ये भी डर था कि अगर हम बाहर के कंट्री पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए
टेक्नोलॉजी के लिए, फॉरेन कैपिटल के लिए, तो उस समय बाहर की कंट्री हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर करेंगे, हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे, और इस तरह से हमने इतना मेहनत से जो आज़ादी पाया वो आज़ादी हम धीरे धीरे खोने लगेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर निर्भर होना। या हम इसको और दूसरी तरह से बोल सकते हैं, जो चीज़ हम अपने बना सकते हैं उसको खुद बनाएं, और जो चीज़ हम खुद नहीं बना सकते उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। सो हम देखते हैं इक्विटी क्या है। सो नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि इक्विटी का मतलब होता है कि अगर हम ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, इसका जो फ़ायदा है जब तक सब लोगों तक नहीं पहुंचता है, देन इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इक्विटी मतलब होता है कि जो हमने ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव था, मॉडर्नाइजेशन हो गया, आपका सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ, the benefit of all these three must reach to each and every people in the society, even the poor people also. It is important to ensure that, so ठीक है, इक्विटी मतलब सबको समान फ़ायदा हो, जो भी ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या सेल्फ रिलायंस हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच टू द पुअर सेक्शन इंस्टेड ऑफ ओनली रिच। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज or her basic needs such as food, clothing, shelter, education, health, etc. And the gap between rich and poor should be reduced. So this is the meaning of equity, कि हर आदमी को बेसिक नीड्स मिले। और दूसरी बात है, जो रिच और पुअर के बीच में गैप है उस गैप को कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज इक्विटी। सो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किस तरह, क्यों हमें लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी, लैंड रिफॉर्म होता क्या है, और कौन कौन से तरह के लैंड रिफॉर्म इंडिया में लाए गए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम देखते हैं नीड क्या था। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिश पीरियड के समय, देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर। ना ही ग्रोथ था एग्रीकल्चर में, ना ही किसी भी तरह का बेनिफिट जो था, अगर कुछ बेनिफिट हो भी रहा था तो वो बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच रहा था। इन ऑर्डर टू अचीव ग्रोथ एंड इक्विटी, सो 2 ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ लेके आना, एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाना, प्रोडक्शन ज़्यादा बनाना, ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एंड वो प्रोडक्शन का फ़ायदा सब तक पहुँचे। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, सो याद रखना, अगर मान लो कि what are the objective of land reform? So growth in the agriculture, as well as the benefit of growth must reach to each and every section of society. So that was the objective of इंडिया इंट्रोड्यूस। तो इसके लिए हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म और मॉडर्न, हमने 2 चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, पहला तो लैंड रिफॉर्म, दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। सो हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में क्या है। सो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं हम, और लैंड रिफॉर्म जो है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हो गया। उसके बाद सो ये हम देखेंगे इसके में क्या क्या आता है लैंड रिफॉर्म में। सो विद द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। देखो लैंड रिफॉर्म आप एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो लैंड के ओनर को, जमींदारों को लैंड का मालिक बना दिया गया था, और इस तरह से, और देयर वर आई मीन मेजोरिटी ऑफ पीजेंट जो थे वो लैंडलेस थे, तो इस तरह से इक्वालिटी नहीं थी लैंड होल्डिंग में। तो इस मकसद को इक्वालिटी लाने के लिए हमने लैंड रिफॉर्म लाया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर जमींदारी सिस्टम इन विच देयर वर इंटरमीडिएटरीज, मतलब जमींदारों को इंटरमीडिएटरी बोलते हैं, जागीरदार्स हुज फंक्शन वाज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉयल एंड दे डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू इम्प्रूव। तो ऐसे लोगों ने क्या कि आमतौर पर जमींदार या जोतदार थे, वो मालिक थे ज़मीन के, और इनका मेन पर्पस था कि खेतों, एग्रीकल्चर लैंड को कल्टिवेट करवाना पीजेंट्स के थ्रू, और उससे जो भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को हैंड ओवर कर देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और कुछ पार्ट जो है अपने पास रखना। सो बस इतना ही इनका रोल था, ये इंटरमीडिएटरीज थे। और दूसरी बात था कि इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड में या सॉयल में, और सो दे नेवर टेक एनी स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लैंड। बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री वी यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन। ठीक है, सो क्वेश्चन है ये, सो इसको देखना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतना कम था कि हम सफिशिएंट नहीं था फूड का, तो वी नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट है हमारा कि देयर वर 2 लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्या क्या था, एक तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, मतलब जमींदार्स, ठीक है, जमींदारों को हटाना, ख़त्म कर देना जमींदारी सिस्टम को,
और इसका पर्पस क्या था। सो हम देखते हैं दो तरह के लैंड, पहला जो है ये था, और दूसरा जो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, एबोलिशन जमींदार, इंटरमीडिएटरी, या हम जमींदार भी लिख सकते हैं। जस्ट ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबोलिश इंटरमीडिएटरी और जमींदारी सिस्टम एंड बाई डूइंग सो मेकिंग द टिलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। देखो, मान लो कोई एक जमींदार है, उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो अब ये ज़मीन, इतना ज़मीन एक ज़मींदार के पास क्या ज़रूरत है, तो इस ज़मीन को हमने उन ज़मींदारों से छीन लिया, और छीन के गरीबों में जो लोग उस ज़मीन को पहले टिल करते थे, टिलिंग, हाँ, टिलर, एक्चुअल टिलर्स को, जो खेत जोतते थे, फसल उगाते थे, उनको हैंड ओवर कर दिया गया कि यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड, एंड इन दिस वे जमींदारी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। पर्पस क्या था कि इफ़ द टिलर्स आर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, देन दे वुड टेक स्टेप टू इन्वेस्ट मनी इन द लैंड। देखो, प्रोडक्शन को बढ़ाना था और ज़मींदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड पे, तो उन्होंने, गवर्नमेंट सोचा कि अगर ये ज़मीन हम ज़मींदारों से छीन के गरीबों में बांट देते हैं, गरीब मतलब इन द सेंस की जो पहले खेती बाड़ी करते थे उन्हीं को दे देते हैं, तो उन लोगों का ज़मीन हो जाएगा, और उस तरह से उन लोग उस ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे जो कमी है फूड की उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा जो ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश करने का? सम 2 लाख से 20 नहीं है, सो 2 लाख है, लाख टेनेंट्स बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। जो लोग पहले दूसरे के खेतों में काम करते थे, अब ऐसे लोग मालिक बन गए खेतों के। अर्लियर दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ जमींदार, कल्टिवेटेड देयर लैंड्स, बट नाउ दे बिकम द फ्री पीजेंट्स, ओनर्स बन गए लैंड के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, दे ऑल्सो टुक इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड एंड दस कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो जिस मकसद से हमने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया था, और उसके जब जो एक्चुअल टीलर्स को उस ज़मीन का मालिक बना दिया गया था, उससे जो एक्चुअल टीलर्स है, जब उनका अपना ज़मीन हो गया तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। सो अच्छी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम था पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन, लेकिन इसका कुछ कमी भी था, डिसएडवांटेज भी था। द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली अचीव्ड। जो हम जिस पर्पज़ के लिए हमने ज़मींदारों ज़मीन छीना, लेकिन ऐसा इसका जो मकसद था कि इंडिया में लैंड होल्डिंग में लैंड जो है सबके पास हो, इवन टिलर के पास भी हो, वो हम अचीव नहीं कर पाए। सो पहला फेलियर था इसका। इन सम एरिया जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाई फाइंडिंग द लूप होल्स इन द लॉ दैट एबोलिशेस इंटरमीडिएटरी। देखो, आपको पता है ना कि लॉ बना के जमींदारी सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ज़मींदार जो थे बहुत रिच थे, बहुत पावरफुल थे इकोनॉमिकली एंड सोशली, तो उन्होंने अपना पावर को यूज़ करके अपने ज़मीन को अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। उन्होंने लॉ में कुछ लूप होल्स या कमियाँ ढूंढी, उस कमियाँ का फ़ायदा उठा के उन्होंने ज़मीन को अपने पास ही रखा ज़्यादातर। देयर वर केसेस वेयर द टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर क्लेम्ड एक्चुअल टीलर्स। देखो क्या हुआ कि जब ज़मीन तो टेनेंट्स को मतलब होता है पीजेंट्स को दे दिया गया, लेकिन इन्होंने अपना पावर यूज़ करके उनको वहाँ से हटा दिया, और एविक्टेड मतलब निकाल देना, एंड देन अगेन कैप्चर द लैंड, और इस तरह से द लैंड डिड नॉट गो टू द एक्चुअल टीलर। द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म से सिर्फ थोड़ा सा रिच या प्रॉस्परस फार्मर को ही बेनिफिट हो पाया, गरीब फार्मर को बेनिफिट नहीं हो पाया। सो ये कमी था लैंड रिफॉर्म में। अब हम दूसरा लैंड रिफॉर्म देखते हैं। मैंने बताया था ना, दो तरह का लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, एक तो एबोलिशन जमींदारी सिस्टम, और दूसरा जो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, या सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट जो पुट कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा ज़मीन नोबडी कैन होल्ड, कोई भी इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। इट वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी पर अगर हुआ तो उस दैट विल बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स। तो पर्पस क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप जो है कुछ हाथ में ना रहे, बल्कि सबके हाथ में ओनरशिप आए, राइट। लिमिटेशन क्या था? बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट एंड दस डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया कि कैसे गवर्नमेंट लॉ बना के हमारी ज़मीन छीन सकता है, और इस तरह से उसने लॉ को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने में डिले कर दिया। और ये जब डिले हो गया, कुछ टाइम मिल गया ज़मींदारों के पास, तो उन्होंने अपने लैंड को रजिस्टर कर दिया अपने क्लोज रिलेटिव को, और इस तरह से
अपने लैंड को छीनने से बचा लिया। द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल जो था वहाँ पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो था वो केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, और आमतौर पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होते हैं दे आर कमिटेड टू द फार्मर्स एंड वर्कर्स। तो इस तरह से उन्होंने इस लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ। आई मीन लैंड वर टेकन अवे फ्रॉम जमींदार्स एंड गिवन टू द एक्चुअल टिलर्स। ठीक है, सो पूछ सकते हैं विच टू स्टेट्स इन इंडिया दैट गॉट बेनिफिट इन ट्रू सेंस विथ रिगार्ड टू लैंड रिफॉर्म। तो केरला, और आपको लिखना है केरला है, और दूसरा वेस्ट बंगाल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमेशा गरीबों के लिए होता है, लैंडलेस लेबरर के लिए होता है, पीजेंट्स के लिए होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट है व्हाट आर द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट। तो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, कुछ भी आ सकते हैं। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बताया था ना पहले कि इक्विटी और ग्रोथ लाने के लिए हमें 2 स्टेप उठाना पड़ा था। इक्विटी के लिए तो हमने लैंड रिफॉर्म लाए थे, और दूसरा जो है ग्रोथ के लिए हमने आई मीन ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है ना कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू, जब पहले मान लो कि बहुत फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत कम था, बट हम HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने लगे तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने को ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन और चेंज, तो व्हेन देयर वाज सब्सटेंशियल increase in the production of food grain, especially wheat and rice, and that phenomena is termed as green revolution। ठीक है, why it was implemented। आपको पता है कि इंडिया में खाने की कमी थी। इंडिया हम बाहर से फूड इंपोर्ट करते थे USA से, तो और दूसरी बात है 75% इंडियन पॉपुलेशन जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, प्रोडक्शन बहुत कम था एग्रीकल्चर से, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्यों कम था, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा आउटडेटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, रोड रेल वगैरह। सो मोर ओवर इंडियन फार्मर्स डिपेंडेड ऑन मानसून। हमारा फार्मर जो था पानी के लिए मानसून पे डिपेंड होता है। जब मानसून होता था बारिश होता था, एंड देन दे यूज्ड टू ग्रो देयर फील्ड। और जब बारिश अगर मान लो कम हो गया तो उस समय सूखा पड़ जाता था, बहुत ज़्यादा बारिश आ गया तो उस समय देयर यूज्ड टू बी फ्लड। सो इस तरह से बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन मानसून अफेक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, सो मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टिवेशन वाज इम्प्लीमेंटेड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज किया, और उसमें हम देखते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे फार्मरों ने यूज़ किया, और यूज़ करके इंडिया का प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी। बेनिफिट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल द इंडिया टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी हमें बाहर से मंगाने इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ जितना उगता था उतना अपने लोगों के लिए तो उतना था ही, बल्कि सरप्लस भी हो जाता था। वी आर नो लॉन्गर ऑन द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर कंट्री फॉर मीटिंग और फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है कि सेकेंड पॉइंट है कि ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज ए marketable surplus, the portion of agriculture produce which is sold in the market by farmers. Hence there was increase in the supply of wheat and rice in the market. Consequently the price fell. Now poor people could easily have the access of food at cheaper price। देखो, जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो किसानों के पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन हो गया, तो वो क्या करने लगे, और जो अपने कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन रखने के बाद जो फूड ग्रेन होता था उसको हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, और ये फूड ग्रेन को मार्केट में लाके बेचा जाने लगा। तो सप्लाई बढ़ गया फूड ग्रेन का मार्केट में। जब सप्लाई बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो क्या होता है वो नीचे गिर जाता है, और जब प्राइस गिर गया राइस व्हीट का, तो इवन गरीब लोग भी उसको खरीदने लगे, और वो भी नाउ इट हैज रीच टू द मतलब कि इवन पुअर पीपल कैन ऑल्सो। सो इन दिस वे हम देखते हैं कि इट बेनिफिटेड द पुअर पीपल। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन टू बिल्ड स्टॉक। अब गवर्नमेंट भी क्या करने लगा कि जो एक्सेस फूड ग्रेन होता था उसको खरीद लेता था, खरीद के स्टोर करके रखने लगा, और अगर कभी भी फेमाइन आता है, सूखा पड़ता है, तो उस सिचुएशन में ये जो फूड स्टोर करके रखा हुआ है उसको हम जो स्टोर कर रखा होता था ना,
वो यूज़ किया जाने लगा गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए थे, राशन शॉप के थ्रू, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ लिमिटेशन था, कुछ डिसएडवांटेज था। क्या था हम देखते हैं। सो पहला जो डिसएडवांटेज था, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। तो छोटे और बड़े फार्मर में जो गैप था वो बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया? ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ रिच फार्मर यूटिलाइज कर पाए थे, उनका इनकम पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी भी ऐसे फार्मर थे जो गरीब थे, जिनके पास उतना इनकम नहीं था कि उतना फ्रीली वो ठीक है। सो कॉस्टली इंपोर्ट एंड तो स्मॉल फार्मर ने इतना, क्योंकि ना ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें कॉस्टली इंपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट। जो गरीब फार्मर इसका यूटिलाइज, जो गरीब फार्मर को इतना पैसा सरप्लस नहीं था कि वो ये सारी चीज़ खरीद सके। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ओनली रिच फार्मर कुड गेट द बेनिफिट एंड स्मॉल फार्मर कंडीशन नॉट ओनली रिमेन सेम और इवन इट डिटीरियोरेटेड, पहले से और बदतर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि मोर ओवर द HYB सीड्स, जो नया सीड्स था, जो था लाइकली टू अटैक बाई पेस्ट, एंड स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग ऑफ देयर वाज ए पास्ट पेस्ट अटैक, ठीक है। तो अब क्या हम देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYB सीड्स थे ना, इस पे कीड़े बहुत ज़्यादा लगते थे, और अगर मान लो कीड़े ज़्यादा लग गए तो उनका किसानों का नुकसान हो जाता था बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे फार्मरों का स्पेशली, क्योंकि उन कर्जा लेके बोरो करके उन्होंने सीड्स वगैरह, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह खरीद रखा है। और अगर किसी भी तरह से कीड़े लगने की वजह से अगर उनका फसल ख़राब होता है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। सो तीसरा डिफेक्ट जो है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सिर्फ वीट और राइस में हुआ था और बाकी सारे क्रॉप में नहीं हुआ था, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है। इससे बाकी सारे शुगर कैन हो गया या पल्सेस, उस पर भी उसके लिए भी सीड्स वगैरह को अवेलेबल करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाए, ये भी एक डिफेक्ट है। और फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कुछ रिच स्टेट थे, प्रॉस्परस स्टेट थे, वो स्टेट इसका ज़्यादा बेनिफिट पाए। और कुछ जो स्टेट थे जहाँ पे कि कुछ स्टेट जो थे, ठीक है, सो ये जो कुछ स्टेट्स है वहीं पे इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, और बाकी सारे स्टेटों में नहीं होता है, तो ये भी इसका लिमिटेशन है, इसे सारे स्टेट में होना चाहिए था, ठीक है। सो हम देख लिया क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट हम सेक्शन मूव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक मूव कर रहे हैं कि सब्सिडीज होता क्या है। और वाइल सब्सिडीज एनकरेज द फार्मर टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी का क्या फ़ायदा है, सब्सिडी होता क्या है, उसका क्या फ़ायदा हम ये देखते हैं। सब्सिडी जो होता है हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स एट ए लोअर प्राइस एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट किसानों को सस्ते में बिजली देता है या सीड्स वगैरह लोअर प्राइस में देता है तो उसको बोलते हैं सब्सिडाइज रेट पे या सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडीज वर गिवन टू फार्मर्स so that even the poor farmer can use the modern method of farming and reap the benefit of green revolution। देखो, अगर आपको पता है कि जो इनपुट्स होते थे HYB सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये महंगे होते थे, तो महंगे होने की वजह से कुछ ही फार्मर्स को खरीद पाते थे, सारे फार्मर खरीद नहीं पाते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जो था सीड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह सस्ते में देना शुरू कर दिया, जिससे कि और भी फार्मर खरीदें और उनका भी कंडीशन इंप्रूव हो। सो यही ऑब्जेक्टिव था सब्सिडी का। सो इट वाज नीडेड बिकॉज विदाउट सब्सिडी ऑन इनपुट्स द मॉडर्न फार्मिंग ओनली रिच फार्मर्स, ठीक है, मैं बता दिया इसके बारे में। सो दस द मेक अवेलेबल ये बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू ऑल द फार्मर, ठीक है। सब्सिडी आर गिवन टू द फार्मर देन, तो वो भी इनकरेज होंगे नए टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, और इस तरह से उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो पूरा कंट्री और ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा फूड ग्रेन में, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सिडी का कुछ डिसएडवांटेज भी था। क्या डिसएडवांटेज था? एक तो पहला था कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया व्हेन 65% ऑफ पॉपुलेशन इन 1990 डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, गिविंग सब्सिडी टू सच ए ह्यूज पॉपुलेशन वुड अफेक्ट द इंडिया एक्सचेकर। आपको पता है कि उस समय करीब 65% जो थे किसान थे,
और सारे इतने सारे लोगों को सब्सिडी देना ये ज़रूर गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे या गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू था उस पर अफेक्ट करता एंड लेस मनी वुड बी लेफ्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो ज़्यादा पैसा हम डाइवर्ट कर देते हैं सब्सिडी देने में, छूट देने में लोगों को, तो हमारे पास कम पैसा बचता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। सो ये एक क्रिटिसिज्म है, ये एक डिफेक्ट है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन दिस ग्राउंड। सब्सिडीज वुड ऑल्सो लीड टू मिस यूज ऑफ रिसोर्स। मान लो कि कोई चीज़ हमें फ्री में मिलता है या सस्ते में मिलता है तो हम उसको बहुत ही बुरी तरह से यूज करते हैं, रैकलेसली यूज करते हैं, उसका वेस्टेज करते हैं। और जैसे मान लो बिजली हमें फ्री में मिल रहा है तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये महंगा हो जाता है तो हम उसको जुडिशियसली यूज करेंगे, अच्छी तरह से यूज करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, सब्सिडी मतलब कोई चीज़ सस्ते में से सीड्स वगैरह, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह मिलने लगा तो लोगों ने इसको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया और इससे वेस्टेज भी हुआ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो था पेस्टिसाइड एट चीपर एट वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो आर्गू दैट द सब्सिडी इन फर्टिलाइजर वुड बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐसा कहा जाता था कि अगर सब्सिडी जो दिया जा रहा है इससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा रहा है। एक्चुअली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सरकार को तो मार्केट रेट में ही बेचते थे, लेकिन सरकार जो था अपने पॉकेट से जो सब्सिडी का पैसा देता था, इसलिए सब्सिडी का बेनिफिट ज़्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को हुआ जो कि फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन होता था मिनिस्टर वगैरह से, तो उससे इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट बिग इंडस्ट्रीज गेट बेनिफिट ऑफ सब्सिडी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज सच ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। क्योंकि उस समय सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं था कि एग्रीकल्चर में जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव प्लान? मान लो कि लॉन्ग टर्म प्लान को प्रोस्पेक्टिव प्लान बोलते हैं और शॉर्ट टर्म प्लान भी होता है, लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है। जब लॉन्ग टर्म प्लान जो बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑब्जेक्टिव। सो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो था, जो हमने 4 पढ़ा ना अभी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन, वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है, वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो होता है उसको हम प्लान ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, प्लान जो होता है शॉर्ट टर्म होता है। दे आर ब्रॉड गोल विच डेवलपमेंट सीक टू अचीव। सो एक हर प्लान का ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जो होता है हर स्पेसिफिक प्लान का, मान लो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर था तो प्लान ऑब्जेक्टिव हो गया। और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो था मैं 4 बताया ना अभी, वो चारों प्लानिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे आर कंसर्न फॉर ऑल द प्लान, और ये वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। जैसे फर्स्ट 5 प्लान का एग्रीकल्चर मेन प्रायोरिटी था, सेकेंड का इंडस्ट्री हो गया, और इस तरह से चेंज होता रहा। सो द एम ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है प्लानिंग डेवलपमेंट का, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का, पूरा कंट्री का स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आना। और ये जो होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है कोई चीज़ का, उसके लिए हम ये करते हैं। ठीक है, सो वाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं कि वाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन है लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग इस समय पब्लिक सेक्टर को यानी कि या गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, क्यों उनको बोला गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बटाला गया था कि उन्हें जिम्मेदारी उठाना है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। कुछ कारण थे, ये हम देखते हैं। पहला कारण कि इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज़ थे, उनके पास ना ही इतना पैसा था, कैपिटल था कि इन्वेस्टमेंट कर सके इंडस्ट्रियल सेंटर में, और दूसरा था कि अगर था भी तो लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं था, तो अगर वो लगाते तो लोग खरीद नहीं पाते, इसलिए इसकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिसाइड सेकंड 5 ईयर प्लान इट वाज, लेकिन हमने सोचा कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में हुआ था, इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो ए सोशलिस्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। सोशलिस्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट समझना हमें क्या होता है। अगर मान लो कि इसका एग्जाम्पल था USSR या रशिया, वहाँ पे सब कुछ, या चाइना, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम रोल दिया गया था। एंड अगर ऐसा कोई भी कंट्री में फॉलो किया जाता है देन दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, दिस मीन दैट स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्री दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। तो ऐसे इंडस्ट्री जिसका बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो सारे स्टेट कंट्रोल करेगा। एंड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो था, जो कि छोटे छोटे इंडस्ट्री होते, तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। ठीक है,
10 प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिए 1956 से, क्योंकि हमारा जो कंट्री का गोल था वो अब सोशलिस्ट की तरफ झुक गया था। वाई एंड हाउ वाज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर IPR 1956? IPR 1956, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन वाज फर्स्ट IPR लॉन्च्ड इन इंडिया? सो याद रखना 1948 में फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट। और ये सेकेंड IPR है। आमतौर के हम इसी को पढ़ते हैं, तो जब क्वेश्चन आता है तो हम इसी को लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। याद रखना कि बुक में दिया हुआ है कि फर्स्ट IPR जो है 1948 में हुआ था। हम सेकेंड IPR की बात करते हैं, इंडियन पॉलिसी। ठीक है, सो देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR का फुल फॉर्म क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, IPR। देखो, बेसिक ऑफ IPR 1956, इट वाज डिसाइडेड इन 1950 दैट द स्टेट वुड प्ले मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं पहले ये भी बताया था क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि प्राइवेट जो थे पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात, अगर उनके उतना पैसा था नहीं उनके पास, और वो पैसा लगाते भी तो शायद उनको लग रहा था कि उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, कि लोगों में इंडिया के पास परचेसिंग पावर नहीं था। तो इसलिए तो ये डिसाइड किया कि मेजर रोल जो है वो स्टेट प्ले करेगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट प्ले करेगा। या ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड IPR 1956 वाज पास दैट गेव स्टेट टू टेक मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने मेजर रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था। In second five-year plan, socialist pattern of development was adopted. This also required state to control industry in general and वाइटल इंडस्ट्री इन पार्टिकुलर। तो करीब करीब सारी इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करना था, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को तो अपने पास ही रखना था। ये सोच के तभी इंडिया एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट कर पाएगा। और हमने इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाए थे। देखो, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में किस तरह से इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जो कैटेगरी जो थे, फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन बाय स्टेट। कुछ इंडस्ट्री, पहला कैटेगरी का वो इंडस्ट्री थे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर को दिया नहीं जाएगा। सेकेंड था कि कैटेगरी कंसिडर ऑफ इंडस्ट्री विच द प्राइवेट सेक्टर्स कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ स्टेट सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट। देखो, यहाँ पे क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सप्लीमेंट करेंगे, हेल्प करेंगे, बट मेजर डिसीजन जो होगा और मेजर स्टेप जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ था कि जॉइंट सेक्टर था इसमें, कुछ प्राइवेट भी इसके अंदर हेल्प करते थे एंड गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करता ही था। और तीसरा कैटेगरी था जहाँ पे कि कुछ इंडस्ट्री जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए दे वर एक्सक्लूसिवली लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और उसमें प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो ये तीन तरह कैटेगरी थे। कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंडस्ट्री दे दिया गया, इसके बावजूद भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। क्या कंट्रोल था? सो द इंडस्ट्री अंडर प्राइवेट सेक्टर वर कंट्रोल थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। सो इसको हम लाइसेंस राज भी बोलते हैं, और लाइसेंसिंग के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया गया। न्यू इंडस्ट्री कैन बी स्टार्टेड आफ्टर टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के आप नया इंडस्ट्री शुरू नहीं कर सकते हो, और सिर्फ वही इंडस्ट्री आप शुरू कर सकते हो जो अलाउड है, और उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। वाई द सिस्टम ऑफ लाइसेंस एडॉप्टेड? लाइसेंस का क्या ऑब्जेक्टिव था? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि कोई भी इंडस्ट्री खोलना है जो आपको अलाउ है तो फिर भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी है? पहला था कि टू प्रमोट इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन, इफ एनी वन इज रेडी टू ओपन द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन देन लाइसेंस वर इजीली गिवन। देखो, अगर मान लो इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी था, कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप था, कुछ एरिया कम डेवलप था, तो हम चाहते थे कि पूरा कंट्री का हर एरिया डेवलप हो, और इसके लिए लाइसेंसिंग अडॉप्ट किया गया था। अगर कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्री अगर चाहता है इंडस्ट्री खोलना उस एरिया में जहाँ पे कि इंडस्ट्री नहीं है, या जो एरिया बैकवर्ड है, तो उन्हें ईजिली लाइसेंस मिल जाता था, और इस तरह से रीजनल बैलेंस लाने की कोशिश करी गई थी। पहला स्टेप ये था। हमने क्यों लाइसेंस शुरू किया इसके बारे में है। सच इंडस्ट्रीज दैट वर ओपन इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया वर गिवन सम कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी चीपर रेट। तो कैसे किस तरह से गवर्नमेंट एनकरेज करता था इंडस्ट्री को जाए उस एरिया में लगाए जहाँ पे कि उन्हें जो एरिया अंडर डेवलप है या जो एरिया बैकवर्ड है,
गवर्नमेंट बोलता था कि तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बोलता था कि तुम्हें सस्ते में बिजली वगैरह मिल जाएगा। तो ये भी एक स्टेप था जिसे इनकरेज करना। द पर्पस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। मैंने बताया ना, कुछ एरिया डेवलप था, कुछ एरिया लेस डेवलप था, तो जो एरिया लेस डेवलप था उसको डेवलपमेंट के लिए ये स्टेप उठाया गया था। फोर्थ, सेकेंड, इवन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू टेक। एक तो हो गया ठीक है कि किस मकसद से आई मीन लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, इवन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द एक्सपैंडिंग। सिर्फ आपको नया यूनिट खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हो या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस वाज डन सो टू मेंटेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज़ नॉट मोर देन द रिक्वायर्ड। देखो, अगर मान लो उस समय हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देते अपनी मर्जी से बनाने के लिए, तो हो सकता है ज़्यादा बना दें। अगर कोई चीज़ में ज़्यादा रिसोर्स लग जाए, दूसरी चीज़ के लिए रिसोर्स कम बचेगा। तो उस सिचुएशन में हमने सोचा कि इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ने क्वांटिटी पे कंट्रोल रखा, जिससे कि रिसोर्सेज हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, सो ये था कुछ लाइसेंस का क्या बेनिफिट था और लाइसेंस क्यों दिया गया था और इसका क्या क्या डिफेक्ट था, डिसएडवांटेज था। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, इसको कारवे कमेटी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, सो कारवे कमेटी क्या था, एक कमेटी था जो सेटअप किया गया था 1955 में, और इसको सजेस्ट करना था कि इंडिया में किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, सो कारवे कमेटी के सजेशन पे ही नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये रहा ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल। तो अगर उस समय इस कमेटी को बोला गया कि हाउ कैन वी डेवलप रूरल एरियाज, या जो लोग गांव वगैरह उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि हमें इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, और इसी तरह से हम वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन विलेज ऑल्सो। और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने मान गया था। डेफिनेशन क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? Small scale industry is defined as on the basis of maximum investment allowed on the assets of a unit, and this investment may change over time. तो कौन इंडस्ट्री कितना पैसा, मैक्सिमम पैसा यूज़ कर रहा है इंडस्ट्री को चलाने में या बनाने में, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। इन 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट वाज वन विच इन्वेस्टेड मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, 5 लाख तक अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो दैट कम्स दैट यूज टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इज ₹1 करोड़। सो आज 1 करोड़ तक आप स्पेंड करते हो, देन दैट इंडस्ट्री कैन बी कॉल्ड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो 5 लाख अगर मम्मी, ठीक है, सो 5 लाख हो गया और 1 करोड़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस क्या था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ लेबर इंटेंसिव एंड हैंस जनरेट, सबसे बड़ा कि ये लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आई मीन हाथों से काम होते हैं, तो इसलिए इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ये सोर्स बन सकता था, और इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया। प्रॉब्लम क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो था बड़े इंडस्ट्री से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। बड़े इंडस्ट्री के पास लार्ज स्केल में गुड्स बनाए जाते हैं, तो दे कैन सेल इट एट चीपर रेट ऑल्सो। ठीक है, रिस्पॉन्स इंडस्ट्री, तो इसलिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इनको लग रहा था कि अगर पैसा हम इन्वेस्ट भी करते हैं 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और हमारा सामान बिके नहीं क्योंकि बड़े इंडस्ट्री भी उस सामान को बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनको नुकसान हो सकता है। सो टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट है रिजर्व नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी प्रोड्यूस बाई ओनली बाई SSC। देखो, तो गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे तो फिर कोई इनिशिएटिव लेगा ही नहीं, पैसा लगाएगा ही नहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो उसका जो फ़ायदा है उसको रीप नहीं कर पाएगा इंडिया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर देता हूँ जो कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगा, बड़ी इंडस्ट्री को अलाउ नहीं बनाने का। और इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर एनकरेज टू इन्वेस्ट मनी, पीपल वर एनकरेज टू इन्वेस्ट मनी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दे आर गिवन कंसेशन सच ए लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ये सारे फैसिलिटी दिए गए आई मीन मिडिल क्लास को, या जो लोग थोड़ा सा वेल थे उनको, और उनको बोला गया कि इस लोन से और दे कुड ओपन अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो ये हाँ, तो समझ में आया इसको। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज इंडियाज ट्रेड पॉलिसी।
ट्रेड पॉलिसी इंडिया का क्या था, और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी. कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब कि हम वो सारी चीज़ जो इंडिया में बना सकते हैं उसको हम इंडिया में ही बनाएंगे और हम ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे. एंड दिस पॉलिसी इज़ टेक्निकली नोन एज इंपोर्ट सब्सिट्यूशन. और हम जो चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं उसको इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे. और सो इस तरह से दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी. समझ में आया कि हम जो चीज़ खुद बना सकते हैं वो हम जो चीज़ हम खुद बना सकते हैं वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे और उसको इंपोर्ट की जगह पे हम उसको खुद बनाएंगे अपने देशों में, अपने देश में. और इस तरह से जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया था अब खुद कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने का, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करें, ऐसे पॉलिसी को हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी. फीचर क्या था इस पॉलिसी का. द पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो हम जो बाहर सामान मंगा रहे थे उसके जगह पे हम अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे. Indian industries would be encouraged to promote them in India. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. देखो अगर मान लो कि हमारे नए नए इंडस्ट्री थे, उतना स्ट्रांग नहीं था आई मीन टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, तो हमें ऐसा लगता था कि बाहर का इंडस्ट्री का सामान अगर इंडिया में आके बेचेगा तो हमारा इंडस्ट्री का सामान बिकेगा नहीं और इस तरह से हमारा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा बिफोर दे अटेन मैच्योरिटी. तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन अडॉप्ट किया था कि बाहर का सामान इंडिया आकर ना बेचे. और इस तरह से हमने अपने इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया था. एंड दिस पॉलिसी कॉल पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. देखो तो बाय दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंडस्ट्री इज डन थ्रू टैरिफ एंड कोटा. पहले हम समझते हैं टैरिफ और कोटा क्या होता है. टैरिफ दोनों एक तरह से इंपोर्ट को कम करने का तरीका है. टैरिफ मतलब इट मीन द टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. दिस टैक्स मेक द इम्पोर्टेड गुड्स कॉस्टली एंड डिस्करेज देयर परचेज. मान लो बाहर के लोग इंडिया में आकर सामान बेचें, हमने अलाउ कर दिया ठीक बेच सकते हो, लेकिन आपका उस पर गवर्नमेंट यूज टू इम्पोज लॉट ऑफ टैरिफ. टैरिफ मतलब होता है ड्यूटी लगा देता. और इस तरह से मान लो जो 100 रुपीज़ का सामान है उस पर गवर्नमेंट ने 600 रुपये टैक्स लगा दिया. सो नाउ इट विल बी सोल्ड इन इंडियन मार्केट एट 700 रुपीज़ and that would be costly for Indian people to buy, so they will prefer to buy goods produced by their own industry. So इस तरह से टैरिफ है. कोटा मतलब होता है कि एक मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देना कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में. तो इस तरह से बाहर का सामान भी थोड़ा बहुत आने लगा और इट डिड नॉट अफेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो. ठीक है. सो समझ में आ गया इसको. हम पढ़ रहे हैं फीचर ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है रीजन फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है. रीजन फॉर द प्रोटेक्शन. Industries in developing countries are unable to compete against the goods produced by the more developed country. If so, what was the effect of industrial policy in first 7 5 year plan? तो हम देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो किया गया था शुरू से लेके फर्स्ट 5 प्लान से लेके 7 5 प्लान तक, उसके बीच में उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है. सो पहला क्या है कि द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% से बढ़ के 24.6% हो गया. तो बहुत अच्छा इंक्रीज है. सो इंडस्ट्री डेवलप हुआ, इससे ये पता चलता है कि उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ गया पहले के मुकाबले. राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर टू जीडीपी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. तो ये हो रहा है तो यानी डेवलपमेंट हो रहा है. 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल. ठीक है. 6% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे प्रेज करना चाहिए कि अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है. इंडियाज इंडस्ट्री ऑल्सो गॉट डाइवर्सिफाइड बाई 1950. अर्लियर इंडस्ट्रीज वर मेनली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल, बट आफ्टर 1950 हम देखते हैं कि हमारा सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री भी इंडिया में लगना शुरू हो गया. इस तरह से इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब अलग अलग तरह के इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया. थर्ड पॉइंट है प्रोमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री गेव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट बाय बिग फार्मर्स. सो स्मॉल इंडस्ट्री जो थे एक तरह से अपॉर्चुनिटी था छोटे छोटे
फार्मर्स को जो कि बड़े इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगा सकते थे, तो कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री में पैसा लगना शुरू हो गया, और इस तरह से इट गिव अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट मनी एंड देयर बाई not only create employment but also generate income. Protection from the foreign competition enable the government of indigenous country in the area of electronic and automobile sector. तो जब पैसा आई मीन गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे कि हमने बाहर से अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने की वजह से हमारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ होना शुरू हो गया, और इंडिया में और भी बहुत सारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर गए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा था कि बाहर का सामान इंडिया में आकर ना बिके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेशन क्या था। सम इकोनॉमिक्स क्रिटिसाइज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर नॉट अप टू द मार्क और एक्सपेक्टेशन। देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जितना एक्सपेक्ट करते थे कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इंडिया का परफॉर्मेंस को और बेटर करेगा, लेकिन उतना अप टू मार्क एक्सपेक्टेशन हम नहीं पहुंच पाए, और ये भी एक लिमिटेशन था कि हम जितना आशा करते थे उतना उतना मतलब उस एक्सपेक्टेशन पे गवर्नमेंट खरा नहीं उतरा। ठीक है, सो दैट इज़ वन लिमिटेशन। स्टेट एंटरप्राइजेज समटाइम मोनोपोलाइज्ड। देखो जो स्टेट एंटरप्राइजेज थे, स्टेट गवर्नमेंट जो था, उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स को, ऐसे सर्विसेज को मोनोपोलाइज कर लिया जो ज़रूरत नहीं था उनको। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है कि होटलिंग इंडस्ट्री है, देखो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये भी गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज कर रखा था, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको ऑपरेट कर सकता था, प्राइवेट को अलाउ नहीं था पहले। 1991 के बाद ये प्राइवेट के अंदर भी आ जाता है। तो अब मान लो कि प्राइवेट ये कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता था, कुछ ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट को कि ये अपने पास ही रखे सिर्फ। तो इस तरह से when it was realized that private sector firm could also provide the services in much better way. अगर गवर्नमेंट को ये पता था कि हाँ प्राइवेट सेक्टर अच्छा रोल प्ले कर सकता है, उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, तो उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ना कि सारे इंडस्ट्री को अपने पास ही रखना चाहिए था। सो ये भी एक डिफेक्ट है अपना। और नेक्स्ट जो है, after 4 decades of planning, the state could not decide which area of activities should be under government control and management and which are to be exclusively left to the private sector. 40 साल के बाद भी, आज़ादी के 40 साल के बाद भी इंडिया डिसाइड नहीं कर पाएगी क्या वो अपने पास, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाएगी क्या वो अपने पास क्या क्या इंडस्ट्री अपने पास रखे और क्या क्या प्राइवेट सेक्टर को दे दे। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल वेल, ये गवर्नमेंट ने अपने पास होटल रखा था, वो भी आज भी होटल चला रहा है, बहुत सारे ऐसे आईटीसी के होटल्स हैं वो गवर्नमेंट चला रहा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर सकते तो उनको दे देना चाहिए था, ना कि गवर्नमेंट को पूरा अपने पास रखना चाहिए था। मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर था ना, जो भी फॉर्म जो थे गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में था, ऐसे फॉर्म जो थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि और उनको बंद करना भी पॉसिबल नहीं था कि बहुत पैसा लग चुका था। और दूसरी बात है कि वो सारे ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे जो कि बहुत ज़रूरी था, एंड इवन कॉमन मैन और इवन पुअर पीपल यूज टू लिव, जैसे कि आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया जैसे कि बसेस वगैरह हो गए। तो क्योंकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको गरीब लोग भी यूज़ करते हैं, और हम इसको प्राइवेट सेक्टर को दे देते तो शायद महंगा हो जाता। सो बट गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर को चलाया जा सकता है उसको गवर्नमेंट सेक्टर को अपने पास नहीं रखना चाहिए था या हैंड ओवर कर देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करना वो है किसके पास था, सो बोर्ड ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि देयर वाज मिस यूज ऑफ लाइसेंस, यानी कि जब भी लाइसेंस दिया था तो उसको मिस यूज करते थे लोग। बिग फार्मर जो थे किसी भी तरह से गवर्नमेंट को या मिनिस्टर कंसर्न को पैसा दे के या ब्राइब दे के या इन्फ्लुएंस यूज़ करके दे मेक श्योर दैट लाइसेंस किसी और को ना मिले, और इस तरह से वो अपने पास ही लाइसेंस ले लेते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ वीट केम टू बी कॉल्ड एज ए परमिट लाइसेंस राज। प्राइवेट certain forms from becoming more efficient।
जब जब कुछ फॉर्म को, कुछ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता था तो उनको लगता था कि हमारा सामान बिकेगा ही, क्योंकि दूसरा कोई सामान बाहर से आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है उसको, या उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। सो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा कि कोई और चॉइस नहीं होगा, तो उन लोग हमारा हमारा प्रोडक्ट को लेंगे ही लेंगे। और इस तरह से उन लोगों ने ख़राब ख़राब प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, उसे ख़रीदना पड़ता था। तो ये भी एक डिफेक्ट था। ठीक है, सो द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इज ऑल्सो क्रिटिसाइज। मैंने बताया था ना कि अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बाहर के कंपटीशन से, उसको उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी। इट डिड नॉट डिड मोर हार्म देन गुड। आमतौर पे प्रोटेक्शन पॉलिसी जो था ज़्यादा नुकसान पहुंचाया देन फ़ायदा पहुंचाया। किस तरह? ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेस वॉट एवर इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। अब क्या था ना कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं टेलीफोन का। जिस दिल्ली में महानगर MTNL है, तो पहले MTNL के कंट्रोल में था टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, लेकिन उन लोग बहुत ही अच्छा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते थे। अगर मान लो ख़राब होता तो वी हैड टू वेट फॉर ए मंथ और टू। हम अगर अप्लाई करते हैं नए कनेक्शन के लिए तो वी हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 12 मंथ। सी द इनएफिशिएंसी ऑफ MTNL, क्योंकि उनको पता था कि लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे पास ही आएंगे। और इस तरह से उन लोगों ने सर्विसेज का क्वालिटी लो होता था, प्रोडक्ट लो होते थे, और ये भी एक कमी था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो हमने लाइसेंस राज और ये सब चीज़ IPR 1956 का। सो मोर ओवर दे न्यू दैट देयर प्रोडक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द। ठीक है, मैंने बता दिया इसको। सो होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।